आज हम आपको दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के तरीके को समझाने जा रहे हैं। इसके पहले भी आप पढ़े हैं केवल दो वाक्यों को ही जोड़ना। तो सेंटेंसेस के अंतर्गत आज हम आपको दो से अधिक वाक्यों को, 3 या 4 भी हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, आपको बताने जा रहा है। पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि वाक्य, अलग अलग वाक्यों को देखेंगे। He raised his gun, ये पहला वाक्य है इस पहले सेट का। तो इसका मतलब हुआ उसने अपनी बंदूक उठाई, he raised his gun। और दूसरा वाक्य इसमें है he took aim, उसने निशाना साधा। और थर्ड वाक्य है इसका he shot the enemy, उसने शत्रु पर गोली चला दी या शत्रु को गोली मार दिया। अब तीनों को हमको जोड़ना है, जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहली क्रिया को देखेंगे, रेज्ड है यानी उठाया। तो एक्शन जो है गोली मारने का एक्शन तो कंबाइंडली देखेंगे तो एक ही है, केवल गोली मारना इज द एक्शन। लेकिन इसमें मूवमेंट अलग अलग है। पहले मूवमेंट में, फर्स्ट मूवमेंट देखेंगे तो बंदूक को उठाया, रेज करना। तो रेज क्रिया को लेंगे और इसका पार्टिसिपल बना देंगे, रेजिंग कर देंगे। आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर रेजिंग, हिज गन, अपनी बंदूक उठाकर। तो यहाँ रेज से हमने रेजिंग बनाया और वाक्य बन गया रेजिंग हिज गन। और दूसरे मूवमेंट को हम देखेंगे तो यहाँ पर टुक एम, टेक एम माने निशाना साधना। और यहाँ पर हम टेक में आईएनजी लगा करके इसका भी हम पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो टेकिंग एम हो जाएगा। और एंड से दोनों क्रियाओं को हम जोड़ देंगे, दोनों पार्टिसिपल को। तो रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, अपनी बंदूक उठाकर तथा निशाना साधकर उसने शत्रु को गोली मार दिया। थर्ड एक्शन जो है ये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसने शत्रु को गोली मार दिया, ही शॉट द एनिमी। अथवा इसको हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए। इसमें हम हैविंग रेज्ड, हैविंग के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लिया तो हैविंग रेज्ड हो गया, हैविंग रेज्ड हिज गन एंड टेकन एम। दोबारा हैविंग लिखने की आवश्यकता आपको यहां नहीं है, हैविंग जुड़ा हुआ है, हैविंग टेकन का अर्थ अपने आप मिलेगा। एंड हैविंग रेज्ड हिज गन एंड टेकन एम, कामा लगाइए, ही शॉट द एनिमी, क्योंकि थर्ड तीसरे एक्शन में, उसमें तीसरे मूवमेंट में कोई, क्योंकि वो लास्ट एक्शन है। तो अपनी बंदूक उठा करके, यहाँ पर बात यह है कि जब हम बोलेंगे हिंदी में तो ये करके का भाव देगा। तो अपनी बंदूक उठा करके तथा निशाना साध करके उसने शत्रु पर गोली चला दिया। लेकिन जब हम देखते हैं यहाँ पर, मेरा व्यू अपना है इस मामले में कि अगर हम देखते हैं कि एक्शन एक ही है, मूवमेंट अलग अलग भले हों, तो वहां पर हम हैविंग और ये हैविंग रेज्ड की जगह पर हम रेजिंग का ही प्रेफर करते हैं। एज ए टीचर व्हाट इज माय व्यू आपको बता रहा हूं। नियमानुसार तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट होता है वो हम आपको बताना मेरा फर्ज है। इसलिए मैं आपको यही चाहूंगा कि रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, ये ज्यादा परफेक्ट होता है और इसी का को फॉलो करें। अब दूसरा उदाहरण आप देखिए, हिज मदर फेल इल, उसकी मां बीमार पड़ी। ही हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। ही टर्न्ड वेरी सैड, वह बहुत दुखी हुआ। ही स्टार्टेड एट वंस, वह तुरंत चल पड़ा, रवाना हो गया। अब इसमें देखिए 4 वाक्य हैं, और जिस तरह से जोड़ेंगे, पहले में देखिए हिज मदर फेल इल, उसकी मां बीमार पड़ी। ही हर्ड द न्यूज, समाचार उसने सुना। तो उसने क्या सुना, जब हम करेंगे तो वो दोनों बातें वो आपस में जुड़ जाएंगे। क्या सुना, मां की बीमारी का समाचार सुना, क्योंकि मां बीमार पड़ी। तो हियरिंग, सुनकर,
आप पहला जो है, पहले उसने क्या सुना, माँ बीमार पड़ी, डैडी नजर थी, लेकिन उसने सुना क्या? पहली क्रिया है उसके सुनने की, जो उससे जुड़ी हुई बात है सुनना। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वर्ब के रूप में इसको लेकर के हम आईएनजी लगा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेंगे। हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनकर। अब किस चीज का समाचार? ऑफ हिज मदर्स इलनेस, अपनी माँ की बीमारी का समाचार। उसने सुना क्या? अपनी माँ की बीमारी का समाचार सुना। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज मदर्स इलनेस, कामा लगाइए क्योंकि बात आगे जुड़ी हुई है। ही एट वंस स्टार्टेड, लेकिन ही टर्न वेरी सैड, तो वेरी सैडली का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ही एट वंस स्टार्टेड वेरी सैडली, बहुत दुखी होकर वह तुरंत चल पड़ा। अब ये वाक्य हो गया, ये सारी बातें एक ही वाक्य में समा गई। दिस इज द मोटो ऑफ द सिंथेसिस। इसके बाद हम आपको अभी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में बताने जा रहे हैं। अब आपको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में अच्छी जानकारी देना चाहेंगे। हम पहले समझेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है। व्हाट इज अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एंड हाउ वी कंस्ट्रक्ट इट, हम इसे कैसे बनाते हैं, इसका निर्माण कैसे करते हैं, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का एक्चुअली मीनिंग क्या है देखेंगे हम बारीकी से। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जब कहा जाता है तो नॉमिनेटिव बोलने से कोई नाउन या प्रोनाउन का इसमें प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट थिंग, एब्सोल्यूट जहां पर है इसका मतलब इसमें हैविंग यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, अधिक रूप से प्रयोग किया जाता है। दैट इज वाई एब्सोल्यूट शब्द आया हुआ है यहाँ पर। और आगे हम जब इसको समझेंगे तो ये इसका प्रयोग करके हम सबसे पहले एक नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हैविंग के साथ देखो अराइव्ड क्रिया आई है, यानी थर्ड फॉर्म है क्रिया का। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हम पहले एक नाउन या प्रोनाउन सबसे पहले रखते हैं और उसके बाद हैविंग के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद कामा लगा करके अगली बात को लिखते हैं। और ध्यान रहे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य अलग अलग जो वाक्य आए और पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य का कारण बने और सेकंड जो सेंटेंस है वो पहले वाक्य का परिणाम हो। जब वाक्य इस प्रकार से आते हैं कि पहले वाक्य का दूसरा वाक्य जो है रिजल्ट हो, तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं, इसकी रचना करते हैं। तो हम सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, फिर हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड, और उसके बाद फिर कामा लगा करके अगली बात को कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल हम अलग अलग वाक्यों को पहले देखेंगे, दो वाक्यों को। पहला है द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ गई या पुलिस आई। और दूसरा वाक्य है द मॉब डिसअपीयर्ड। द मॉब डिसअपीयर्ड का मतलब भीड़, मॉब हिंसक भीड़, उपद्रवी भीड़, यानी अ ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स, प्रदर्शनकारियों का जो एक समूह, मॉब। डिसअपीयर्ड माने लुप्त हो गई, भाग गई, गायब हो गई। तो देखिए मॉब जो है डिसअपीयर्ड हो गई, कैसे हो गई? क्योंकि पुलिस आ गई। पुलिस का आना भीड़ के भाग जाने का कारण है और पुलिस का भाग जाना, भीड़ का भाग जाना पुलिस के आने का परिणाम है। तो पहला वाक्य जो है कॉज है दूसरे एक्शन का, एंड द सेकंड एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। ऐसे में हम क्या करते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट
usually it is a free subject. First action does not depend upon the other. It by nature it is free. ये स्वभाव से एक स्वतंत्र कार्य है, फ्री एक्शन। और सेकंड एक्शन जो है इट इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एक्शन। यहां पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का इस प्रकार प्रयोग करते हैं। आप एक बार फिर देखें, द पुलिस अराइव्ड, द मॉब डिसअपीयर्ड। दो अलग अलग बातें हैं, पुलिस आई, भीड़ भाग गई। तो भीड़ का भाग जाना पुलिस के आने का परिणाम है, इसीलिए हम पहले द पुलिस को रखेंगे, यहाँ पर नाउन को पहले रख लिया, फिर हैविंग लिया और क्रिया आने का थर्ड फॉर्म अराइव्ड। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, पुलिस के आ जाने से या पुलिस के आ जाने के कारण द मॉब डिसअपीयर्ड, भीड़ ओझल हो गई, भाग गई। सेकंड में हम देखेंगे दूसरा उदाहरण, हिज हाउस हैज फॉलन, उसका मकान, उसका घर गिर गया था। द चिल्ड्रन आर लिविंग विद द नाइबर्स नाउ, बच्चे अब पड़ोसियों के साथ रह रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखें कि मकान का गिरना और बच्चों का पड़ोसियों के साथ रहना। अब मकान का गिरना इज द कॉज ऑफ द सेकेंड सेंटेंस, दूसरे वाक्य का बच्चे पड़ोसियों के साथ रह रहे हैं, तो कारण क्या है? मकान गिर गया। तो हम इसको पहले मकान को हम नॉमिनेटिव, मकान के गिरने को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना लेंगे, फ्री सब्जेक्ट है। मकान तो गिरेगा, बच्चे कहीं गिरेंगे, मकसूद गिरना है तो गिरा, क्योंकि ये फ्री सब्जेक्ट है, फ्री एक्शन है। और इसका परिणाम क्या हुआ कि बच्चे जो है पड़ोसियों के साथ रह रहे हैं। तो दूसरा एक्शन जो है, दूसरी बात जो है, ये पहली बात का परिणाम है। तो एक बार फिर देखेंगे यहाँ पर, his house had fallen, the children are living with the neighbors now. अब हम कंबाइन करेंगे इसको, तो क्या बनेगा? His house having fallen, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना लिया हमने। His house, इसको हमने पहले लिया, उसका मकान ही गिरा, यही कारण है। His house having fallen, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर लिया, फिर कामा लिया और अगली बात को लिखा जो कि परिणाम है। पहली बात का फल है, परिणाम है, रिजल्ट है। द चिल्ड्रन आर लिविंग विद द नाइबर्स नाउ, बच्चे अब उसका घर गिर गए, उसका घर गिर जाने के कारण बच्चे अब पड़ोसियों के साथ रह रहे हैं।